नमस्कार भाई। राम राम। वर्ब के पिछले भागों में हमने पढ़ा, एक तो मॉडल्स के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा की। उसके बाद प्राइमरी वर्ब हमने पढ़ना शुरू किया और हमने डू की चर्चा पहले दो भागों में की जो इससे पहले हमने पढ़े। तो जब हम प्राइमरी वर्ब्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एक तो डू हमारा प्राइमरी वर्ब है, एक बी हमारा प्राइमरी वर्ब है और एक हैव हमारा प्राइमरी वर्ब है। तो डू से रिलेटेड सभी फैक्ट्स पे हम बहुत ढंग से बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे बी के फॉर्म्स पे। ठीक है। चलिए, दूसरी जो प्राइमरी वर्ब है, जो सेकंड प्राइमरी वर्ब है हमारी, वो है मित्र हमारी एक बी वर्ब। अब बी वर्ब को हमें बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ना है। इंग्लिश में बच्चों बी वर्ब का एक बहुत बड़ा रोल है। बी वर्ब को आप ऐसे लाइटली नहीं ले सकते कि बी एक वर्ब है और इग्नोर करके चले गए। बी वर्ब एक ऐसी वर्ब है जिसको शायद हम 2 घंटे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, 1 घंटा आज के सेशन में, 1 घंटा इससे अगले सेशन में। हम 2 घंटा बी को पढ़ेंगे, शायद 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। जरूरत पड़ी तो हो सकता है तीसरा घंटा भी इसको देना पड़े। यानी कि एक बी वर्ब इतनी आतंकित कर देने वाली वर्ब है इंग्लिश में कि उसको 3 घंटे एक टीचर को समझाना पड़ता है। आप इससे इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बहुत ही प्राइमरी बात है कि कोई भी वर्ब होती है तो उसके सभी फॉर्म्स की हम बात करते हैं। इंग्लिश में आपने इज, एम, आर ये शब्द जरूर सुने होंगे। तो अब ध्यान से जान लीजिए कि ये जो इज, एम, आर हैं, ये बी का फर्स्ट फॉर्म होते हैं। इसी तरह एक वोजवर होता है, ये जो है हमारा, ये हमारी बी का सेकंड फॉर्म होता है। और थर्ड फॉर्म जो होता है बी का, वो बीन होता है। और बी का जो फोर्थ फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म, वो बीइंग होता है। पूरी इंग्लिश में बी ही एक ऐसी वर्ब है जिसका अलग से पांचवा फॉर्म नहीं लिखा जाता। यानी कि यदि इसका पांचवा फॉर्म आप जानने की कोशिश करेंगे तो कोई वर्ड आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली, सबसे बेसिक और सीधे शब्दों की बात यह है कि जो इज, एम, आर, वोज, वर 5 शब्द आप बार बार आपके कानों में पढ़ते हैं। तो आप इस बात को अपने दिमाग में स्थापित कर लीजिए कि इज, एम, आर, वोज, वर वास्तविकता में कौन है। इज, एम, आर बी का पहला फॉर्म है और वोज, वर बी का दूसरा फॉर्म है। बीन थर्ड और बीइंग फोर्थ। तो पहला तो ये इंट्रोडक्शन हो गया बी वर्ब का। तो बी वर्ब में 7 शब्द हो गए। इज, एम, आर 3 शब्द, वोज, वर 2 शब्द, ये 1 शब्द और ये 1 शब्द, 3 2 5 1 6 7। एक ये भी बी है। तो ये जो बी है ये भी V1 माना जाएगा और ये जो है ये भी बी का फर्स्ट फॉर्म माना जाएगा। तो सबसे पहली स्थिति तो हमारे सामने ये आ गई। देखिए, यदि बी का 5वां फॉर्म चाहिए है तो वो है ही नहीं हमारे पास। बी का 4था फॉर्म चाहिए तो हम बीइंग लिखेंगे। बी का 3रा चाहिए कहीं तो बीन लिखेंगे। बी का 2रा चाहिए तो वोज या वर लिखेंगे। अब सिंपल सी बात है, जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वोज लिखेंगे और जब प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर लिखेंगे। बिल्कुल सीधी सी बात है। ठीक है। अब सवाल यह है कि बी का फर्स्ट फॉर्म एक तो इज, एम, आर भी है और एक बी भी है। तो सबसे पहला सवाल तो यही बन गया कि बी का पहला फॉर्म जब भी हमारी जरूरत हो तो हम कब तो बी के पहले फॉर्म के रूप में बी का प्रयोग करेंगे और कब इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। देखिए, ये वोज वर्थ, ये तो सिंगुलर प्लूरल है, इज, एम, आर भी सिंगुलर प्लूरल है। लेकिन
बी का पहला फॉर्म एक तो बी भी है और एक इज एम आर भी है। तो हमारा बी के संदर्भ में पहला सवाल ये बना कि जब हमें बी का पहला फॉर्म लिखना हो कहीं पर, तो हम वहां पर इज एम आर लिखेंगे या बी लिखेंगे, ये कैसे तय होगा? तो आपको समझाते हैं कैसे तय होगा। देखिए, सबसे पहला सवाल, बी का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। बी का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। अब सवाल ये है कि बी के फर्स्ट फॉर्म के रूप में हम क्या लिखेंगे? बी के फर्स्ट फॉर्म के रूप में हम इज एम आर कब लिखेंगे और हम बी का प्रयोग कब करेंगे? ये पॉइंट आज ही समझ लीजिए, किस्सा खत्म ही हो जाएगा, कभी समस्या ही नहीं आएगी दोबारा। ठीक है, तो देखिए आपको बताते हैं। दरअसल जो इज एम आर है, ये अपने से पहले कोई अन्य वर्ब नहीं ले सकता। कोई अन्य वर्ब नहीं ले सकता। आपको मैंने एक डायग्राम सिखाया था। जब एक ही शब्द में वर्ब है, जब दो शब्दों में वर्ब है, जब तीन शब्दों में वर्ब है और जब चार शब्दों में वर्ब है। ये मैंने आपको बखूबी सिखाया था। तो यहां पर एक बात जान लीजिए, जो इज एम आर है, ये बी का पहला फॉर्म तो है, लेकिन इसकी खास बात क्या है कि ये अपने से पहले कोई अन्य वर्ब नहीं ले सकते, मतलब यहां वर्ब नहीं आ सकता। तो यानी कि जब बी का फर्स्ट फॉर्म वर्ब के ढांचे में पहले स्थान पर यूज हो, पहले स्थान पर, तो किसका प्रयोग करेंगे हम? इज एम आर। यानी कि इस डायग्राम में समझो, यदि हमें इन पहले चार स्थान पर वर्ब, वाक्य की पहली वर्ब के स्थान पर आपको बी का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पर आप इज एम आर लिखेंगे और बी को नहीं लिखेंगे। सिंपल सी बात है। और यदि आपको दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर या चौथे नंबर पर, यहां पर आपको बी का पहला फॉर्म चाहिए, बी का पहला फॉर्म चाहिए, यदि यहां पर चाहिए, तो फिर इज एम आर का प्रयोग नहीं होगा, फिर बी का प्रयोग होगा। फिर किसका प्रयोग होगा? बी का। तो बहुत स्पष्ट समझिए, ये अपने से पहले कोई वर्ब लेगा नहीं और ये अपने से पहले एक अन्य वर्ब लेगा। तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि बी के दो तरह के फर्स्ट फॉर्म हैं, एक है आपका इज एम आर और एक है आपका बी। ये कब आएगा? जब वर्ब के ढांचे में पहले नंबर पे वर्ब लिखनी हो तो इज एम आर आएगा, और जब वर्ब के ढांचे में दूसरे, तीसरे या चौथे नंबर की वर्ब के रूप में बी के फर्स्ट फॉर्म की जरूरत हो तो वहां पर बी आएगा। ये एक बेसिक डिफरेंस इन दोनों में बी के फर्स्ट फॉर्म के रूप में है। तो यानी कि स्पष्ट सी बात ये होती है, जब आपको बी का फिफ्थ फॉर्म चाहिए तो है ही नहीं कुछ, फोर्थ चाहिए तो बीइंग लिखें, थर्ड चाहिए तो बीन लिखें, सेकंड चाहिए तो सिंगुलर सब्जेक्ट तो वोज लिखें, और प्लूरल है तो वर लिखें। और यदि बी का फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो जो वर्ब का ढांचा है सब्जेक्ट के बाद, उसमें पहले नंबर पे बी का फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो इज एम आर लिखना है और बी नहीं लिखना है। और यदि पहले नंबर के अलावा दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान पे यदि आपको बी का फर्स्ट फॉर्म लिखना तो ये नहीं लिखना है, फिर ये लिखना है। तो सबसे पहली बात तो बी के फॉर्म कौन कौन से हैं
और किस स्थिति में किसको लिखना है, ये दोनों बातें आपकी यहां पर पूर्ण होती हैं। इसके अलावा एक वाक्य और है, वो भी यहीं पर स्पष्ट करूंगा मैं, क्योंकि कोई भी चूक नहीं रहनी चाहिए। देखिए, ये जो अभी हमने पढ़ा उसमें सब में ये बताया मैंने शुरू में सब्जेक्ट था, तब ये नियम फॉलो करना है। अब कई बार क्या होता है बच्चों, इंग्लिश में एक इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, स्पेशली जानिए इनको। इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं जो V1 से शुरू होते हैं, V1 से शुरू होते हैं। इनका सब्जेक्ट लिखा नहीं जाता, ऐसे वाक्यों को इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं और V1 से शुरू होते हैं। जैसे हमने कहा ओपन द डोर, तो देखिए इसमें ये V1 है और ये ऑब्जेक्ट है, तो इसे इंपेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे हमने कहा डोंट टेल अ लाई, तो इसमें ये जो डू है ये V1 है और ये पीछे ऑब्जेक्ट है, तो इसमें सब्जेक्ट लिखा नहीं जाता, हिडन होता है और वो यू होता है, अंडरस्टूड होता है, यू हिडन होता है, यहां पर लिखना नहीं होता। यदि यू लिख दिया तो ये इंपेरेटिव नहीं असर्टिव वाक्य हो जाएगा। अब ध्यान देना, इंपेरेटिव वाक्य की शुरुआत V1 से होती है, तो यहां पर V1 की बार बार जरूरत पड़ सकती है। तो यदि इंपेरेटिव वाक्य की शुरुआत B के V1 से करनी हो तब कौन सा आएगा? तो इंपेरेटिव वाक्य को लिखने के लिए बी का प्रयोग होता है, इज एमआर का नहीं। बी का प्रयोग होता है, इज एमआर का नहीं, इज एमआर का नहीं। जैसे हमने कहा बी साइलेंट वाइल योर एल्डर्स स्पीक, हमने कहा बी साइलेंट, तो यहां पर वाक्य की शुरुआत V1 से हो रही है। अब ध्यान देना, ये तो पहले नंबर पे वर्ब है, लेकिन यहां सब्जेक्ट नहीं है। यदि सब्जेक्ट है तो वो दोनों नियम लगेंगे जो मैंने बताया। जब सब्जेक्ट नहीं है तो V1 से शुरू हो रहा है तो फिर B से ही शुरू होगा। तो वो जो इससे पहले दो चीजें पढ़ी थी वो अलग थी और ये अलग टाइप का वाक्य है। इससे आपने ये भी सीख लिया कि इंपेरेटिव सेंटेंस हम किसे कहते हैं, आपने ये भी समझ लिया। तो भाई बी का फर्स्ट फॉर्म इजएमआर लिखना है कि बी। अब ये पूरी इंग्लिश के लिए आपका सोल्व हो गया। सब्जेक्ट दे रखा है, उसके बाद वर्ब है, तो पहले नंबर पे है तो इजएमआर, और दूसरे और तीसरे और चौथे पर है तो बी। और इंपेरेटिव वाक्य है तो शुरू में ही बी का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, तो फिर बी, ना कि इजएमआर। तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से आपका यहां पर क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं इससे आगे। ठीक है, अब आपको हम एक बात बताते हैं। देखिए, इंसान का एक नेचर है, बड़ा स्वाभाविक है। जब हम इनको पढ़ना शुरू करेंगे, जैसे इज एमआर वॉज वर, जब इनको हम पढ़ना शुरू करेंगे तो हम अपनी इंग्लिश में इनका जो ज्यादा यूज है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखते हैं। मेन के रूप में हमने इनका प्रयोग बहुत कम देखा है, या शायद हो सकता आपने देखा ही ना हो। नहीं देखा है तो देखना पड़ेगा। बी का फॉर्म तो मेन वर्ब का काम करता है, तो बहुत गजब गजब काम करता है। तो मैंने माना कि इसको आपने ज्यादातर हेल्पिंग वर्ब पढ़ा है, लेकिन बच्चों ध्यान से सुनिए,
मैंने आपको पहले ही एक चीज बता दी, किसी भी चीज को आप ये याद ही मत कीजिए कि वो हेल्पिंग है कि मेन। आपको तो एक तरीका सिखाया है, सब्जेक्ट है, एक शब्द में वर्ब है, तो एक शब्द में वर्ब है तो वो मेन ही होगी। यदि दो शब्दों में वर्ब है तो एक मेन होगी और वो आखिरी होगी। जब तीन शब्दों में वर्ब है एक क्लोज में, तो वो तीन शब्दों में वर्ब होगी और आखिरी मेन वर्ब होगी। जब चार शब्दों में वर्ब है, एक दो तीन चार, और ऑब्जेक्ट, तो आखिरी मेन वर्ब होगी। बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है कहानी। बाकी को कैसे रीड करना है भैया? इस ढांचे में जो पहली होती है वो हेल्पिंग वर्ब होती है, और जो बच गई भैया बीच में वो सपोर्टिंग वर्ब होती हैं। बड़ा सिंपल सा याद रखना है, कुछ भी कहानी खास है नहीं। तो हमें ना इस ढांचे के अकॉर्डिंग वर्ब की पहचान बोलनी है। हमें ऐसे नहीं करना है कि इज हमारे को देखते ही बोल दिया हेल्पिंग है कि मेन। नहीं, देखो दो एग्जांपल देता हूं, प्यार से देखोगे तो कभी गलतियां नहीं होंगी। मैंने कहा ही इज अ डॉक्टर, एक वाक्य तो ये है, और दूसरा वाक्य है ही इज रीडिंग अ नोवेल। रट्टे मारोगे तो गलतियां होंगी, लॉजिक पे चलोगे तो इट्स वेरी सिंपल। इज क्या है? एक ही शब्द में वर्ब है तो ये मेन वर्ब है। ये दो शब्दों में वर्ब है तो ये पहली हेल्पिंग है और ये दूसरी मेन है। तो रट्टा मार के कुछ नहीं होना। पहली चीज ये है कि बी के फॉर्म हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकते हैं, बी के फॉर्म मेन वर्ब का भी काम कर सकते हैं। तो अब हमें अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में होते हैं तो ये क्या रोल परफॉर्म करते हैं, जब ये मेन वर्ब के रूप में होते हैं तो ये क्या रोल परफॉर्म करते हैं। इस बारे में हमें पूरी चर्चा अब करनी है। अब क्योंकि आपने इसको हेल्पिंग के रूप में ज्यादा पढ़ रखा है, इसलिए आप अक्सर ये चाहते हैं कि सर पहले चर्चा इस बात की हो जाए कि इनका हेल्पिंग का रोल क्या है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हम पहले चर्चा इस बात की करेंगे कि इनका बतौर मेन वर्ब क्या रोल है, और आज के सेशन में हम इससे ज्यादा कवर भी नहीं कर पाएंगे। आज हम बी के फॉर्म के मेन वर्ब के यूज के ऊपर पूरी चर्चा करने वाले हैं। अच्छे से इस बात को आप समझ लीजिए। हेल्पिंग की चर्चा बहुत बड़ी है, इसलिए उसको अलग सेशन में रखना पड़ेगा। आपको इसके बारे में ना हेल्पिंग के तौर पर बहुत ज्यादा नॉलेज है और ना मेन के तौर पर बहुत ज्यादा नॉलेज है। लेकिन जब ये मेन वर्ब का काम करते हैं तब ये आपके लिए आसान राह क्रिएट करते हैं, और जब हेल्पिंग का काम करते हैं तो ये बहुत पेचीदगियों में आपको उलझा देते हैं। तो अभी हम आज के सेशन में चर्चा करेंगे बी के फॉर्म्स का एक मेन वर्ब के रूप में जब प्रयोग होता है तो क्या होता है, इस बात के ऊपर हम चर्चा करेंगे। चलिए देखिए मित्रवर, देखिए आप एक बात से मुझसे सहमत असहमत हो सकते हैं कि सर जब आप पढ़ाते हैं तो सर आप कमेंट पे चर्चा नहीं करते, सर हम राम राम करते हैं, हमारी राम राम नहीं लेते, नमस्कार नहीं लेते, मॉर्निंग इवनिंग करते हैं सर वो नहीं लेते। मैं वो तो ले लूंगा, लेकिन मुझे लगता है जो काम मैं इतने प्यार से और इतनी लय से कर रहा हूं वो आपके लिए जरूरी है। मेरा आपका राम राम करना, मेरा आपको दुआ सलाम करना, मेरा आपके कमेंट को पढ़ के आपकी तारीफ करना, उस पर 2 मिनट फालतू बकवास करना, ये सब आपके पेपर में काम नहीं आएगा। आप मुझसे जुड़े हैं यदि, तो आप सिर्फ एक ही उद्देश्य के लिए जुड़े हैं कि हमें बेहतर से बेहतर नॉलेज मिले, और मैं यहाँ पर बेहतर से बेहतर नॉलेज देने का प्रयास करूंगा। मैं बहुत ज़्यादा कमेंट्स मुझे विजिबल हैं बट मैं उस पर फोकस नहीं करूंगा। जरूरी कोई कमेंट होगा, रेलेवेंट होगा, जो मुझे, यदि आप कई बार ऐसा कमेंट करते हैं जो क्वेश्चन होता है आपका, मैं उसको इग्नोर इसलिए करता हूं क्योंकि थोड़ी देर बाद वो समझाना होता है मुझे। यदि मुझे लगता है कि जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो आज के सेशन से रिलेटेड नहीं है और उसमें रह जाएगा, तब मैं आपका उसका उत्तर एक एक चीज का मैं दूंगा। ठीक है, तो इंजॉय कीजिए स्टडी को। आप इसको ये मत सोचिए कि यार मतलब पढ़ाई जा रहे हैं, बकवास शायरी गाना नाच कूद नहीं कर रहे हैं। उसके लिए बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पर, अलग अलग उन्होंने चैनल बना रखे हैं।
नाचने के अलग चैनल हैं, कूदने के अलग चैनल हैं, तो उन पर जाकर आप वहाँ पर इन चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर आपको अंग्रेजी का पूरा प्रसारण हमारी मातृभाषा हिंदी में एक एक चीज़ को चीरते फाड़ते हुए समझाने का कार्य हम करते हैं, और वही हम करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसकी चर्चा करते हैं। सवाल ये है, आज की क्लास का चर्चा है बी के फॉर्म का वाक्य में मेन वर्ब होना। वाक्य में मेन वर्ब होना यानी कि बड़ी सीधी सरल बात है, बी का फॉर्म मेन वर्ब कब होगा। सवाल ये है, बी का फॉर्म मेन वर्ब मेरे भाई जब यहां पर आया तब हो सकता है, यहां पर आया तब हो सकता है, यहां पर आया तब हो सकता है। तो देखो, यहां बी का फॉर्म आ जाए, यहां बी का फॉर्म आ जाए, यहां बी का फॉर्म आ जाए और यहां बी का फॉर्म आ जाए, तो हम कहेंगे कि बी का फॉर्म मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हो गया है। अब यह परिस्थिति नॉर्मल परिस्थिति से बिल्कुल अलग है। कैसे अलग है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, बी का फॉर्म वाक्य में मेन वर्ब होना, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है इंग्लिश में, ध्यान से समझिए। देखिए, बी का फॉर्म जब वाक्य में, एक एक चीज बहुत प्यार से समझिए, जब वाक्य में मेन वर्ब का काम करता है, बी का फॉर्म जब वाक्य में मेन वर्ब का काम करता है, बी का फॉर्म जब वाक्य में मेन वर्ब का काम करता है, बहुत अच्छे से समझिएगा। बी का फॉर्म जब वाक्य में मेन वर्ब का काम करता है तो वह उस वाक्य में दो महत्वपूर्ण बात क्लियर कर देता है, दो महत्वपूर्ण बात क्लियर कर देता है। पहली कि इस वाक्य में कोई काम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा, और दूसरी कि यहां सब्जेक्ट के बारे में केवल जानकारी दी जा रही है, केवल जानकारी दी जा रही है। दोनों बातों को बहुत शिद्दत से समझिए, ठीक है। मैंने कहा कि जब बी का फॉर्म वाक्य में मेन वर्ब है तो वो दो बातें क्लियर कर देता है कि इस वाक्य में कोई काम नहीं हो रहा, कोई एक्शन नहीं हो रहा। समझिए, मैंने कहा आई एम आ डॉक्टर। ध्यान से देखिए, बेहद ध्यान से। यहां पर लिखा हुआ है कि जो एम है हमारा वो एक शब्द में वर्ब है, तो ये मेन वर्ब है, यानी कि बी का फॉर्म मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो इसको समझिए पहले। देखिए, मैं कह रहा हूं मैं एक डॉक्टर हूं, अभी मैं कोई काम नहीं कर रहा, मैं दौड़ नहीं रहा, लिख नहीं रहा, चीर नहीं रहा, फाड़ नहीं रहा, ऑपरेशन नहीं कर रहा, दवाई नहीं दे रहा, कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपने बारे में जानकारी दे रहा हूं। तो जब बी का फॉर्म मेन वर्ब होता है तो सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दी जाती है, सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दी जाती है। ध्यान से समझ लीजिए, जानकारी दी जाती है। यहां कोई काम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, इंग्लिश में आपने खूब लिखा है ये कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान से समझिए, हमने कहा है कि आई एम अ डॉक्टर, इसका मतलब है कि मैं एक डॉक्टर हूं, ये मेरी जानकारी है, ठीक है। ये जो है ये इसकी जानकारी है। ये क्या है, ये जानकारी देने वाले शब्द हैं, जानकारी देने वाले शब्द। ध्यान से समझिए, अंग्रेजी में जानकारी देने वाले शब्दों को
ऑब्जेक्ट नहीं कहा जाता है। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं अभी शॉर्ट में बताऊंगा, फिर डिटेल में बताऊंगा। मैंने कोई काम किया, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं, तो मेरे काम करने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? मेरे पढ़ाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? आप पर पड़ रहा है। तो जब काम करने का प्रभाव जिस पर पड़े और वो पीछे लिखा हुआ हो, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन हमने कहा जब बी का फॉर्म मेन वर्ब है तो काम तो वाक्य में हो ही नहीं रहा। जब काम नहीं हो रहा तो ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। तो ध्यान से समझिए, जब आप कहते हैं आई एम अ डॉक्टर, और जब आप प्राइमरी स्टेज पर होते हैं तो आप ये बोलते हैं कि सर ये तो है सब्जेक्ट, ये है सर हेल्पिंग वर्ब, और ये है ऑब्जेक्ट। नहीं, आपको पता है बी का फॉर्म जब एक ही शब्द में है तो ये मेन वर्ब है, और ये है बी का फॉर्म जब मेन वर्ब है तो ये जानकारी देने वाले शब्द हैं। और अंग्रेजी में जानकारी देने वाले शब्दों के समूह का नाम कॉम्प्लीमेंट होता है। ये वर्ड याद कर लीजिए, COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट। ये ग्रामेटिकल टर्म है, ग्रामर की टर्म है ये कॉम्प्लीमेंट। और एक कॉम्प्लीमेंट और होता है, कोई सुंदर सी लड़की तुम्हारे सामने से गुजरी, तुमने कहा बहुत सुंदर लग रही हो आप, तो उसकी प्रशंसा कर दी आपने। मैं पढ़ा रहा हूं, आपने कहा सर बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हो, तो प्रशंसा करना, तो वो ये वाला कॉम्प्लीमेंट होता है, इसमें आई होता है। ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जानकारी देने वाले शब्दों का समूह, जानकारी देने वाले शब्दों का समूह। तो आज से आपको एक बात याद रखनी है, यदि बी का फॉर्म आपके वाक्य में मेन वर्ब के रूप में लिखा हुआ है तो आप उसे कैसा पढ़ेंगे? आप इसको ऐसा पढ़ेंगे जैसे मैंने यहां लिखा सब्जेक्ट, यहां पर लिखा मैंने बी का फॉर्म किसके रूप में? मेन वर्ब के रूप में। हेल्पिंग के रूप में है तो कहानी पूरी पलट जाएगी। हम कह रहे हैं बी का फॉर्म किसके रूप में लिखा हमने? मेन वर्ब के रूप में। और जैसे ही हमने मेन वर्ब के रूप में लिखा तो यहां आने वाली चीज को हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे भैया, ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते। ऑब्जेक्ट अलग चीज होती है और कॉम्प्लीमेंट अलग चीज होती है। ढेर कॉम्प्लीमेंट मतलब जानकारी देने वाले शब्दों का समूह। तो अब इसको आप ऑब्जेक्ट नहीं कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। ये एक नया बदलाव आपकी चीज में आ जाना चाहिए। अब जैसे देखिए, मैं ढेरों एग्जाम्पल लिखता हूं। मैंने कहा आई एम अ टीचर, फिर मैंने कहा his father was very honest. His father was very honest. फिर मैंने कहा they were clever but lazy. चाहे मैं कितने भी एग्जाम्पल लिखूं, जैसे इसके बाद मैं कहूं आपको दे कैन बी वेरी इफेक्टिव फॉर अस, दे कैन बी वेरी इफेक्टिव फॉर अस। और मैंने कहा इंडिया हैज बीन फ्री फॉर 75 ईयर्स। इन सभी को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगी एक एक बात क्रिस्टल क्लियर। ये एम है, एक ही शब्द में वर्ब है तो ये मेन वर्ब है। ये वोज है और एक ही शब्द में वर्ब है तो ये मेन वर्ब है। ये वर है और एक ही शब्द में वर्ब है तो ये मेन वर्ब है। ये कैन बी दो शब्दों में वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। ये हैज और बीन दो शब्दों में वर्ब है, ये हेल्पिंग है और मेन है। इन सभी में देखो ध्यान से, मेन वर्ब के स्थान पर बी का फॉर्म आना चाहिए, और कहीं आया है तो परिस्थितियां अलग हैं, उनके बारे में अलग से जानेंगे। तो मेन वर्ब के रूप में बी का फॉर्म है, तो इसके पीछे की चीज को जो जानकारी दे रही है, जानकारी जो दे रही है सिर्फ उसको कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। जैसे
जैसे देखिए यहां पर मैं क्या हूं, टीचर हूं, तो ये दोनों शब्द जानकारी दे रहे हैं, तो मैं इन्हें कॉम्प्लीमेंट कहूंगा कि ये कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे आज के बाद इन्हें। उसके पिताजी कैसे थे, बहुत ऑनेस्ट थे, तो ये क्या हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। वो लोग कैसे हैं, क्लेवर भी है और लेजी भी हैं, दोनों हैं, तो दोनों जानकारियां हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। दे कैन बी, वो क्या हो सकते हैं, बहुत इफेक्टिव, जानकारी क्या है, इफेक्टिव। हमारे लिए ये जानकारी नहीं है, ये है जानकारी कि इसके बारे में जानकारी देखनी है कि वो क्या है, बड़े इफेक्टिव, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। इंडिया क्या है, आजाद है, तो इंडिया के बारे में जानकारी है आजाद, तो ये प्रपोजिशन आ गई, तो इसको नहीं काउंट करना है, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। तो ये आपको समझना है, ये आपको समझना है कि अब तक हम आंख बंद करके हर बार ऑब्जेक्ट बोल रहे थे, और ये नियम सिर्फ बी के लिए ही है, कॉम्प्लीमेंट वाला, और किसी वर्ब के लिए नहीं है। देखो डू के लिए होता तो मैं डू में पढ़ाता, हैव के लिए होता तो मैं हैव में पढ़ाता, हैव तो मैंने अभी पढ़ाया भी नहीं, उसमें पढ़ाता यदि होता तो, मॉडल में होता तो मैं मॉडल में पढ़ाता। ये नियम केवल तब के लिए है जब बी का फॉर्म मेन वर्ब के रूप में बनता हो। यदि बी का फॉर्म आपका मेन वर्ब के रूप में एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब उस वाक्य में कोई दूसरा काम नहीं हो रहा, सिर्फ जानकारी दी जा रही है, और जो वो जानकारी देने वाले शब्द है उस बी के फॉर्म के मेन वर्ब के बाद लिखे जाएंगे, और उन्हें हम इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिए। एक नई चीज आपने अब ये सीखी कि हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो आज के बाद यदि मैं कहीं पर ये लिखूं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट भी हो सकता भाई, और कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, तो समझ जाना कि कॉम्प्लीमेंट कब होगा, जब बी का फॉर्म मेन वर्ब के रूप में आपके वाक्य में आया होगा, तब उसे कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। अन्यथा बाकी केसेस में अभी के लिए ऑब्जेक्ट ही मान लो, लेकिन होता बहुत कुछ है। तो आज आपने एक नई चीज सीखी कि आई एम अ टीचर में ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, और ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट को कंफ्यूज मत करना, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, हिंदी वर्ड इसका पूरक होता है, कोई मतलब नहीं है पूरक याद करने का। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जानकारी देने वाले शब्दों का समूह, बिल्कुल सिंपल है, जानकारी देने वाले शब्दों के समूह को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। ये बात समझ में आई, तो इस बात को आप ध्यान रखें। तो हमने एक चीज और सीख ली कि बी का फॉर्म मेन वर्ब होता है तो पीछे कॉम्प्लीमेंट आता है। चलिए अभी और आगे बढ़ते हैं, बी के फॉर्म के मेन वर्ब के रूप में हमें और क्या क्या ध्यान रखना है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, देखिए अब मैं आपको एक बात और बताता हूं। ही इज अ डॉक्टर, यहां पर बी का फॉर्म मेन वर्ब है। मैंने कहा आई एम अ टीचर, यहां पर भी बी का फॉर्म मेन वर्ब है। फिर मैंने कहा दे आर गुड प्लेयर्स, यहां पर भी बी का फॉर्म मेन वर्ब है। इज एम आर हो गया। अब मैं वॉज वर्ड से एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है, अब मैं वॉज वर्ड से देता हूं एग्जांपल, ठीक है। मैंने कहा ही वॉज अ थीप, ही वॉज अ थीप, और फिर मैंने लिखा देवर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। अब मैंने आपको वॉज वर्ड का एग्जांपल दिया, ठीक है। अब मैं आपको यह कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से। मैं एक पॉजिटिव वाक्य जब आपको लिखता हूं तो हम नॉर्मली क्या लिखते हैं, पॉजिटिव वाक्य सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, जो आना होगा आ जाएगा। लेकिन जब हम एक नेगेटिव वाक्य लिखते हैं, नेगेटिव वाक्य, ये पॉजिटिव वाक्य था, पॉजिटिव वाक्य, अब नेगेटिव की बात कर रहे हैं। नेगेटिव में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं और भैया नोट लगाना है, और नोट के पहले हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, और फिर हम मेन वर्ब लिखते हैं, और फिर हम ऑब्जेक्ट वगैरह लिखते हैं, जो भी पीछे फिक्स नहीं कर सकते, हम सिचुएशन देख के ही लिखना है। और जब हमें प्रश्नवाचक बनाना हो, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक,
तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर मेन वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं और लास्ट में प्रश्नवाचक का निशान लगाते हैं। ये प्रक्रिया होती है। यानी कि नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग के बाद नोट, और यदि प्रश्नवाचक बनाना है तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब। ये नियम सभी वाक्यों के लिए हैं, ठीक है। ये रूल्स जो हैं ये सभी वाक्यों के लिए हैं, सभी वाक्यों के लिए। लेकिन ध्यान से सुनिए, इंग्लिश में जो सभी वाक्यों के लिए नियम है वो जरूरी नहीं है वो बी पर फिट हो, और जरूरी क्या, वो फिट होते ही नहीं है बी पर हमेशा। तो मतलब ये कि बी मतलब बदतमीज, मतलब ये इंग्लिश में हर जगह बदतमीजी करेगा। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि इंग्लिश में हमेशा ध्यान रखना, इन 5 शब्दों के लिए, सिर्फ इन 5 के लिए, बी के सभी फॉर्म के लिए नहीं, इज, एम, आर और वोज वर, इन 5 के लिए, इन 5 के लिए, इन 5 के लिए नियम क्या है, यदि ये मेन वर्ब है, ठीक है, यदि ये मेन वर्ब है तो ध्यान से सुनना, पॉजिटिव वाक्य ऐसे लिखा जाएगा, इज, एम, आर, वोज वर प्लस, क्योंकि मेन वर्ब है तो पीछे क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। पॉजिटिव वाक्य ऐसे आएगा। और ध्यान से समझना, इनका नेगेटिव वाक्य, नेगेटिव वाक्य में क्या होता है, नॉर्मली नोट लगता है किसके बाद, हेल्पिंग के बाद। लेकिन इन 5 शब्दों में पूरी इंग्लिश के नियम ये हैं, और इन 5 शब्दों का नियम क्या है कि सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस या वोज वर, कोई भी एक है, इसके बाद नोट आएगा और इसके बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा। मतलब यदि इन वाक्यों को नेगेटिव करना हो तो भैया ये अभी भी मेन वर्ब ही है, तो ये मेन वर्ब के बाद नोट लेगा। और यदि इनको इंटरोगेटिव बनाना हो, इंटरोगेटिव, तो भैया हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है नॉर्मली, लेकिन इसमें यही पहले आएगी, यानी कि इज, एम, आर या वोज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, पीछे कॉम्प्लीमेंट ही रहेगा कुछ भी हो जाए, जब बी का फॉर्म मेन वर्ब का काम कर रहा है और प्रश्नवाचक। तो भैया ये वाले पॉइंट पर भी ध्यान दो, नॉर्मली किसी भी वाक्य को आपको नेगेटिव बनाना है तो नोट लगाना है हेल्पिंग के बाद, और प्रश्नवाचक बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखनी है। लेकिन यदि इज, एम, आर, वोज वर मेन वर्ब है और वहां आपको वाक्य को नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना है तो मेन वर्ब के बाद ही नोट लगाना, और मेन वर्ब को ही सब्जेक्ट के पहले लिखना जब ये मेन वर्ब हो। तो हेल्पिंग की बात जब हम हेल्पिंग की करेंगे तब करेंगे, अभी सिर्फ मेन वर्ब के ऊपर फोकस है, तो अभी आपका पूरा ध्यान मेन वर्ब पे रहना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आगे की कहानी हमारी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे की क्या, ये जो हमने क्वेश्चन लिखा है इनको हमें बनाना है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। तो देखिए नेगेटिव बनाना है, ही इज अ डॉक्टर, तो अब आपको किसी डू डज डिड की जरूरत नहीं है, ही इज नॉट अ डॉक्टर। और एक शब्द में वर्ब है ना, तो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट है, भूल मत जाना। एक शब्द में वर्ब है तो इंडेफिनेट है, और क्योंकि ये बी का फर्स्ट फॉर्म है तो इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनेट है। प्रश्नवाचक बनाना है तो बनाएंगे इज ही अ डॉक्टर, ऐसे बनेंगे, ठीक है। इसको नेगेटिव बनाना है तो आई एम नॉट अ टीचर, और ये सिर्फ बी के फॉर्म के साथ अलाउड है। कल देखा था ना डू वाला क्वेश्चन, वो तो फिर डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब लेता है, कंफ्यूज मत हो जाना, ये इन 5 वर्ड के ही नियम है बस। और प्रश्नवाचक बनाना है तो एम आई अ टीचर। मैं एक एक चीज इतनी बेसिक से सिखा रहा हूं भाई। देखो आपकी एक दिक्कत है, अभी आप इनको बहुत फास्ट सीख के निकल जाओगे, बहुत तेज सीखोगे इनको, अच्छा अच्छा हो गया हो गया हो गया, और फिर यही गलतियां बार बार करोगे। भाई मैं जितनी आराम से पढ़ा रहा हूं, जितना क्रम में पढ़ा रहा हूं, एक एक चीज को खा जाओ, बिल्कुल नोट कर लो, हाँ ये फुल फाइनल,
तब आगे बढ़ोगे ना, तब मजा आएगा। क्योंकि बेसिक्स यदि बहुत डीप लेवल पे जाके उसकी रूट मजबूत कर दी जाए तो नथिंग कैन बी बेटर देन दैट, नथिंग कैन बी बेटर देन दैट। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब यहां पर आ जाते हैं हम और यहां पर हम चर्चा करते हैं दे आर गुड प्लेयर्स। तो यहां पर आ जाएगा दे आर नॉट गुड प्लेयर्स, दे आर नॉट गुड प्लेयर्स। और यहां पर आ जाते हैं आर दे गुड प्लेयर्स, आर दे गुड प्लेयर्स, ये प्रश्नवाचक हो गया। तो बहुत सरल भाषा में, बहुत सहज भाषा में मैं आपको कहूं तो इन दोनों ही बातों को अच्छे से सीख लीजिए। दे आर नॉट गुड प्लेयर्स, आर दे गुड प्लेयर्स। सेम यहां पर है, ही वॉज अ थीप, तो ही वॉज नॉट अ थीप, और वॉज ही अ थीप, वॉज ही अ थीप, ये दो चीजें हो गई। सेम यहां पर दे वर नॉट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, दे वर नॉट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, और वर दे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। मतलब ये तरीका होगा नेगेटिव और प्रश्नवाचक बनाने का। यदि बी के 5 वर्ड इज, एम आर, वोज, वर, यदि ये आपके मेन वर्ब के रूप में है, बाकी कोई और है, तो देखिए परिस्थिति बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए हमने शुरू में ही पढ़ा ना, बी तो तब आएगा जब पहले एक हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। जैसे मान लो ही कैन बी अ गुड मैथमेटिशियन। अब यार इसमें सिंपल सी बात है, ही कैन बी अ गुड मैथमेटिशियन। तो यहां पर यार एक बात समझ लो, ही कैन बी अ गुड मैथमेटिशियन, ये है मेरे भैया कैन, ये है भैया मेरे बी, तो ये है मेरे भाई हेल्पिंग वर्ब, ये है मेरे मेन वर्ब। तो अब तो टेंशन ही कुछ नहीं है। नेगेटिव बनाना तो हेल्पिंग के बाद नोट लिखना है। यदि हेल्पिंग दी हुई है तो ही कैन नॉट बी अ गुड मैथमेटिशियन, ये उत्तर बन जाएगा। गुड मैथमेटिशियन, ये उत्तर बन जाएगा मेरे भाई, मेरे भ्राता। यदि प्रश्नवाचक बनाना है तो ये बन जाएगा मेरे भाई कैन ही बी अ गुड मैथमेटिशियन। क्योंकि यदि हेल्पिंग ऑफ दे ही रखी है तो फिर तो लफड़ा ही नहीं, फिर तो उसी के बाद नोट लगाना और उसी को सब्जेक्ट के पहले लिखना है। या तो दे रखी है ना। और इन सब में एक बात नहीं भूल जाना है कि बी मेन वर्ब है, यहां भी बी मेन वर्ब है और यहां भी बी मेन वर्ब है। तो इस पीछे के हिस्से को अंग्रेजी में कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। यदि बी मेन वर्ब है तो कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, यदि बी मेन वर्ब है तो ये कॉम्प्लीमेंट है, ये जानकारी देने वाले शब्द हैं। बी मेन वर्ब है तो ये कॉम्प्लीमेंट है, इसको नहीं भूल जाना है। ऑब्जेक्ट नहीं है ये, हमेशा ऑब्जेक्ट को अटैच नहीं करना है ऐसी बातों से। इसी तरह बीन का केस है, उसमें भी हेल्पिंग ऑफ दी मिलेगी। क्यों, देखो इंग्लिश में मैंने आपको बताया था बीन थर्ड फॉर्म है और बीइंग क्या है, फोर्थ फॉर्म। तो मैंने आपको पहले ही बताया था थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म अपने से पहले वर्ब जरूर लेती हैं, अपने से पहले वर्ब जरूर लेती हैं, ये हमने आपको पढ़ा रखा है। तो अपने से पहले वर्ब लेंगी तो वो हेल्पिंग होगी, तो फिर बड़ा इजी हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो नोट उसके बाद ही लगाना है। प्रश्नवाचक बनाना तो उसी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले ले जाना है। यहां तो दे नहीं रखी थी ना, यहां तो एक ही वर्ब दे रखी थी और वो मेन वर्ब थी। देखो बी का फॉर्म यदि मेन वर्ब होता है तो एक तो ये ध्यान रखना उसके पीछे की चीज को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं कहते। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और दूसरी चीज, यदि बी के फॉर्म के साथ वाक्य नेगेटिव और प्रश्नवाचक बनाना है और वो इजम और वोजवर है तो मेन वर्ब के बाद ही नोट आएगा और मेन वर्ब ही सब्जेक्ट से पहले आएगा। जबकि नॉर्मली वाक्यों में नोट
हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, और प्रश्नवाचक बनाने के लिए भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आती है, मेन वर्ब नहीं आती। इन 5 में मेन वर्ब भी आती है। तो ये पूरी कहानी है बी के फॉर्म के मेन वर्ब होने की। देखिए अभी कॉम्प्लीमेंट आपको पूरा समझ में नहीं आया है। कॉम्प्लीमेंट की अलग से क्लास होगी, अलग से चैप्टर है। कॉम्प्लीमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कैसा दिखता है, कैसे उसको रीड करना है। अभी तो सिर्फ ये बताया है कि बी का फॉर्म मेन वर्ब है, तो पीछे आने वाली चीज को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। उसकी शक्ल कैसी कैसी हो सकती है वो तो डिटेल से अलग सेशन में चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ हमें ये पता है कि बी का फॉर्म मेन वर्ब है, तो उसके पीछे आने वाली चीज को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और एक चीज और याद रख सकते हो यदि रखना चाहो तो, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो ये है कि ये आपका सब्जेक्ट है, ये मान लो आपका बी का फॉर्म है, ये मान लो आपका बी का फॉर्म है, और ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो पीछे क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट। तो एक बात और बता दूं आपको, आगे जब वर्ब चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे आप तो ये टर्म आएगी। जब बी का फॉर्म मेन वर्ब का काम करता है तो उसे आप लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। और आप सीधा भी कह सकते हैं कि लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। लिंकिंग का मतलब यही है कि एक ऐसी वर्ब है जो वाक्य में किसी काम को प्रदर्शित नहीं कर रही, वो केवल और केवल क्या कर रही है, वो सिर्फ जानकारी देने का काम कर रही है, कॉम्प्लीमेंट। तो बी का फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करे तब उसे लिंकिंग कह सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि मैं ये लिख रहा हूं ही इज रीडिंग अ नोवेल, तो मेरे बंधुओं ध्यान से सुनना, यहां पर ये क्या है, हेल्पिंग, और ये क्या है, मेन। यदि ये हेल्पिंग का काम कर रही है तो अब पीछे कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। कभी आप कर दो कि ये पीछे कॉम्प्लीमेंट है, ना भाई, ना 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 ना। यदि वो हेल्पिंग है तो पीछे कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, हेल्पिंग है तो पीछे मेन आ गई, और मेन है तो पीछे ऑब्जेक्ट आएगा, फिर कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। दोनों बातों को क्रिस्टल क्लियर रखना, कोई कंफ्यूजन दिमाग में, शरारत, नॉनसेंस बिल्कुल भी मत रखना। ये बात आपको मैं क्लियर कट समझा देता हूं, ठीक है जी। तो यहां तक आपको समझ में आ गई होगी बात कि किस तरीके से बी का फॉर्म मेन वर्ब के रूप में आने पर एक अलग व्यवहार करता है। तो बी का कोई भी फॉर्म मेन वर्ब बन सकता है, परेशान मत होइए। बी के फॉर्म मेन वर्ब का काम करने में सक्षम होते हैं, और जब वो मेन वर्ब का काम करते हैं तो अपने पीछे ऑब्जेक्ट ना रखकर कॉम्प्लीमेंट रखते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देने वाले शब्दों का समूह। तो उस वाक्य में कोई काम नहीं हो रहा होता, उस वाक्य में केवल जानकारी प्रदान की गई होती है, बस हमें यह भी समझना है, ठीक है। और ऐसे वाक्य का पैसिव वॉइस भी नहीं बन सकता, क्योंकि पैसिव उसी का बनता है जिसमें पीछे ऑब्जेक्ट हो। जब इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, कॉम्प्लीमेंट है, तो ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस भी नहीं बन सकता। तो आप इसमें एक पॉइंट और ऐड ऑन कर सकते हैं कि यदि सब्जेक्ट प्लस बी का फॉर्म मेन वर्ब के रूप में आ गया तो यहां पर क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट, तो ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता। तो ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता। ऐसे वाक्य एक्टिव वॉइस के कहलाते हैं, एक्टिव वॉइस के कहलाते हैं। वह इनका पैसिव वॉइस बनाना संभव नहीं है, इनका पैसिव वॉइस बनाना संभव नहीं है। देखिए कितना आसान है। ही इज अ डॉक्टर, मैंने आपसे पूछा इसका पैसिव वॉइस बनाओ, आप में से कुछ लोग ये कह देंगे नहीं बनता। अब देखिए उत्तर एक तो ये आए कि नहीं बनता, मैंने पूछा क्यों नहीं बनता। गारंटी के साथ कहता हूं, यदि हम 1000 बच्चों से एक क्वेश्चन पूछ लेना, 1000 बच्चों से कि भैया इसका पैसिव वॉइस क्या है, 1000 बच्चों से यदि हम पूछ लें कि इसका पैसिव वॉइस क्या है, तो 1000 में से 900 बच्चे उत्तर दे देंगे कि सर नहीं बनता।
लेकिन यदि ये पूछ लेना कि क्यों नहीं बनता, एक भी बच्चा उत्तर नहीं दे पाएगा। आप दे पाएंगे, गारंटी के साथ कहता हूं। आप क्यों दे पाएंगे? आप कहेंगे सर ये है एक ऐसी वर्ब जो किसी एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, तो ये मेन वर्ब है, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। और आप कह पाएंगे कि सर जब पीछे ऑब्जेक्ट आता है तभी पैसिव बन सकता है, तो यहां तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, यहां तो कॉम्प्लीमेंट है, तो सर यहां पैसिव नहीं बन सकता। ये बात आप पूरे शान शौकत से कह सकते हैं, क्योंकि आपको एक एक चीज समझाई गई है। तो बी का फॉर्म कौन होता है, कब यूज होता है, और जब वो मेन वर्ब होता है तब क्या करते हैं। अब आपको हम बता दें कि दूसरा जो इसका रोल है, सेकंड रोल जो है, सेकंड रोल जो है वो बी के फॉर्म का, वो अब हम चर्चा करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। हेल्पिंग वर्ब के रूप में अभी हम इसकी सिर्फ एक छोटी सी झलक समझाएंगे आपको, अगले पूरे सेशन का यही मुद्दा होगा। लेकिन इसकी एक बेसिक समझ इसलिए जरूरी है इसी सेशन में, ताकि जो आपने पढ़ा है उसमें कोई गलती ना कर दें आप। देखिए, यदि बी के फॉर्म के बाद, बी के फॉर्म्स के बाद यदि एक अन्य वर्ब दी हुई है, आपको एक अन्य वर्ब दी गई है, तो भाई सिंपल सी बात समझ लेना, अन्य वर्ब दी गई है तो मेन वर्ब ये हो सकती है, तो ये क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब होगी। अनेकों उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे ही इज टीचिंग अस, ही इज टीचिंग अस इंग्लिश। बड़ा सिंपल है। देखिए, ये इज है, ये टीचिंग है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब है। तो ये हेल्पिंग है तो ये मेन है, ये मेन नहीं है, ये हेल्पिंग है, तो ये पीछे ऑब्जेक्ट है, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो ये दोनों में अंतर समझिए, इसके मेन के रूप में और हेल्पिंग के रूप में। और भी क्वेश्चन देता हूं, दे हैव बीन राइटिंग अ बुक सिंस 1987, डोंट वरी। अब इसका देखिए, यहां पर एक, दो, तीन शब्दों में वर्ब है हमारे पास, तो ये हेल्पिंग है, ये सपोर्टिंग है, और ये मेन है। तो यहां पर बी का फॉर्म सपोर्टिंग वर्ब के रूप में है या हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। यदि वो हेल्पिंग है, यदि वो सपोर्टिंग है, तो पीछे कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। हाँ, यदि वो मेन होता तो पीछे कॉम्प्लीमेंट आता। तो ध्यान रखिए, जब वो मेन है केवल तभी कॉम्प्लीमेंट है। जब यहां पर मेन नहीं, यहां पर मेन कोई और है, यहां पर मेन कोई और है, तो ये पीछे ऑब्जेक्ट है। जब कोई और मेन है तो पीछे ऑब्जेक्ट आने के चांसेस बने रहेंगे। कुछ कंडीशन में वहां पर भी ऑब्जेक्ट नहीं आता, लेकिन कॉम्प्लीमेंट नहीं आ सकता। ऑब्जेक्ट आ भी सकता और नहीं भी आ सकता, लेकिन कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। ध्यान से समझिए, यदि बी का फॉर्म मेन वर्ब का काम कर रहा है तो पीछे कॉम्प्लीमेंट है। यदि नहीं कर रहा बी का फॉर्म, यदि बी का फॉर्म मेन वर्ब का काम नहीं कर रहा तो कोई और कर रहा होगा, और कोई और कर रहा होगा तो वो पीछे ऑब्जेक्ट ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता। अब यदि ऑब्जेक्ट ले रखा है तो वो ऑब्जेक्ट है, और नहीं ले रखा तो भी कॉम्प्लीमेंट तो नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट तो केवल तब आता जब बी का फॉर्म मेन वर्ब का काम करता। तो बताइए, बी का फॉर्म मेन वर्ब के रूप में आपके दिमाग में स्थापित हुआ कि नहीं हुआ? अपना काम ये है, एक टीचर के रूप में मेरा कर्तव्य ये है कि मैं आपसे यदि 1 घंटा बात कर रहा हूं तो उसमें मैं 55 मिनट, 58 मिनट, 57 मिनट आपको वो ज्ञान दूं जो आपको नहीं है। बाकी कथा में क्या रखा है? ठीक है, देखो, गाना है, नाचना है तो ढेरों चैनल है यूट्यूब पे, भक्ति करनी है तो ढेरों बाबा हैं देश में, करते चले जाइए। धर्म के नाम पर एक दूसरे को मारना काटना तो बहुत सारी राजनीतिक पार्टी है इस देश में। शांति से पढ़ के नौकरी लेनी है और चुपचाप अपना जीवन सुख शांति से गुजारना है, तो हम जैसे लोग हैं वो भी बहुत हैं, मैं हूं और हैं, ढेरों लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। पढ़िए, सबसे जबरदस्त पढ़ाते हैं, एक से एक ज्ञानी पुरुष हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सब हैं। तो
डिपेंड करता है आपको क्या करना है। धर्म जाति में बंटना है, लड़ना है, पढ़ना है, भक्ति करनी है, हिमालय पे जाना है, खाना बनाना सीखना है, तो एवरीथिंग इज ऑन यूट्यूब लाइक प्लेटफॉर्म्स। और ऐसे ऐसे पेड बैचेस भी हैं सब चीज़ों के। तो यदि आपको वो सब करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। पढ़ना चाहें, शांत है, खूबसूरत सा जीवन। सरकारी नौकरी क्या देती है? सरकारी नौकरी ना आपको अनंत पैसा भी नहीं देती, लेकिन सरकारी नौकरी आपको सुकून देती है। कैसा सुकून? आपकी एक फिक्स स्टेबल इनकम रहेगी, आपको पता है इस महीने इतना आना है, इतने में काम चलाना है, भूखे मरने का कोई चांस नहीं, बीमार हो गए तो अच्छा इलाज, सुकून है, पता है इतने में घर चलाना है, चलेगा। आप 10 करोड़ की मर्सिडीज खरीद के पागल नहीं होंगे। लोग 10 करोड़ की मर्सिडीज खरीद लेते हैं, फिर उनके लोन भरते भरते मर जाते हैं। कोई फायदा नहीं ऐसी जिंदगी। सरकारी नौकरी देती है आपको एक सुकून, तसल्ली का, शांति का जीवन। जिसको चाहिए उसको सरकारी नौकरी करनी चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। जिसको रिस्क लेना है, जिसको बहुत पैसा कमाना है, जिसको ये करना वो करना है, सरकारी नौकरी में रिश्वत लेके बहुत पैसा कमाओगे यार, कैसे अपनी आत्मा को जवाब दोगे? देश बेच के, देश की अस्मिता, देश की गरिमा बेच के पैसा कमाओगे, फिर तो डूब के मर जाओ। ज्यादा कमाना है तो हमारी तरह करो। हमें मिली थी सरकारी नौकरी, 2 महीने ज्वाइन की, मुंबई में सीजीडीए डिपार्टमेंट में बढ़िया नौकरी मिली थी। 2 महीने कुछ भी काम नहीं था, 2-3 घंटे का, 1-1.5 घंटे का काम था एक पूरे दिन में। हाँ, ऑफिस में जरूर बैठता है 9 से 5, लेकिन गप्पे मारिए, एंजॉय कीजिए। इट्स अ वेरी सिंपल जॉब। बट मुझे नहीं था पसंद, मुझे वो सुकून की जिंदगी नहीं, मुझे तो हेक्टिक जिंदगी चाहिए थी। मुझे तो पढ़ाना मेरा पैशन है, मुझे तो समाज के लिए एक नई डेवलपमेंट करने का शौक है। तो छोड़ दी सरकारी नौकरी, लगा हूँ सुबह शाम पढ़ाता हूँ, दिन में कोई और सोशल चेंज की तरफ दौड़ता हूँ, ये सब प्रक्रिया चलती रहती। तो पैसा कमाना है तो एंटरप्रेनर बनिए, बिजनेसमैन बनिए। देश को मत बेचिए सरकारी नौकरी में। सुकून की जिंदगी जीनी है, सरकारी नौकरी से बेहतर कुछ नहीं है। मजा ही मजा, वैल्यू, रिस्पेक्ट, सोशल रिस्पेक्ट हमारे समाज में सरकारी नौकरी की बहुत गजब है। और सरकारी नौकरी भी बहुत, डी ग्रुप भी है, सी भी है, बी भी है, ए भी है, सारी बेहतर से बेहतरीन जॉब है। तो डू समथिंग दैट यू लव, वो करो जिससे तुम्हें मोहब्बत है। और भविष्य में सुकून चाहिए तो सरकारी नौकरी सबसे बेस्ट है। सुकून, सेफ्टी, गारंटी। जीवन में अस्तता व्यस्तता नहीं आएगी, एक स्टेबल जिंदगी जियोगे। और जिनकी जिंदगी में अस्ता व्यस्तें आती हैं, अप डाउन, टेंशन, तनाव, उनमें से बहुत सारे लोग उस अस्ता व्यस्ता में मर भी जाते हैं, नहीं झिलती। ठीक है, तो डू समथिंग दैट यू लव। ठीक है, और शांत रहना सीखो, तो फिर सरकारी नौकरी के लिए जम के पढ़ो। वो काम हमारा है, वो हमने कर दिया। थोड़ा बहुत प्रवचन वो बाबाओं वाला वो भी दे दिया आपको आज तो। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। कोई बात हो तो कमेंट में खूबसूरत शब्दों में आप जाहिर कीजिए, हम आपके कमेंट्स का उत्तर देंगे। राम राम, जय हिंद, नमस्कार, लव यू ऑल। ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए। जय श्री श्याम।